Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will solve question number 6 based on journal entries. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। आज हम इस क्वेश्चन में एक अलग कैलकुलेशन देखने वाले हैं और उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टॅक्स। आज आपण जर्नल एंट्री मध्ये जीएसटी कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करायचा ते बघणार आहोत। फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे जैसे सेल्स टैक्स था, वैट था, वो सारे टैक्सेस निकाल दिए। सर्विस टैक्स था, वो सारे टैक्सेस निकाल दिए और उसके बदले एक ही टैक्स लाया जिसका नाम है जीएसटी, मतलब ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है और वो जीएसटी उस गुड्स में ही इंक्लूड या उस गुड्स का जो प्राइस है उसमें ही इंक्लूड होता है। या अगर आप किसी होटल में जाते हो, अगर आप उसका बिल देखोगे तो वहां पे भी आपको जीएसटी पता चलेगा। मतलब आप जो खाना खाते हो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है क्योंकि होटल आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो भी आप गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अभी जीएसटी कितना परसेंट लगेगा वो एक्ट में दिया गया है। आलं लक्षात? म्हणजे प्रत्येक प्रोडक्टवर किंवा प्रत्येक सर्व्हिसवर एकाच प्रकारचा जीएसटी नाही। काही प्रोडक्ट असे आहेत, काही सर्व्हिसेस असे आहेत ज्यांच्यावर जीएसटी 0% आहे, म्हणजे त्या प्रोडक्टवर जीएसटी लागत नाही। फॉर एग्जांपल सॉल्ट म्हणजे मीठ, नमक के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। या ऐसे कुछ सर्विसेज है जिसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। उसका पूरा लिस्ट आपको बुक में दिया है वो मिलेगा। कुछ जो चीजें हैं उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है, कुछ चीजों के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, कुछ चीजों के ऊपर 24% जीएसटी लगता है। तो अलग अलग गवर्नमेंट ने उसका ग्रुपिंग किया है और उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। म्हणजे प्रत्येक प्रोडक्टवर आणि प्रत्येक सर्व्हिसवर एकच जो टॅक्स रेट आहे तो नाही। म्हणजे प्रत्येक प्रोडक्ट आणि प्रत्येक सर्व्हिसवर वेगवेगळ्या प्रकारचा टॅक्स रेट आहे। मग काही प्रोडक्टवर तो 0% आहे, 0% आहे, काही प्रोडक्टवर 5%, काही प्रोडक्टवर 18%, काही प्रोडक्टवर 24%। अशा प्रकारे गव्हर्नमेंटने वेगवेगळे टॅक्सेस त्यासाठी लावलेले आहेत। मग ह्या जीएसटीचे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आहे ते आज आपण जर्नल एंट्री मध्ये बघणार आहोत। सी व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 6, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रमाकांत। सी व्हाट इज गिवन डेबिट balances on 1st April 2020, cash at bank 20,000, machinery 7,000 and stock 3,000।
स्टॉक मीन्स स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो यहां पे आपको पहली बार डायरेक्टली बैलेंसेस दिए हैं कि 1 अप्रैल 2020 को कोण कोण से अकाउंट का डेबिट बॅलन्स आहे असं तुम्हाला हे पहिल्यांदा दिलेलं आहे। नाहीतर आतापर्यंत काय दिलं जातं, बिझनेस कमेन्स ऑन, बिझनेस स्टार्टेड विथ असं दिलं जातं। पण या ठिकाणी तुम्हाला बॅलन्सेस दिलेला आहे, म्हणजे हा जो बिझनेस आहे तो जुना बिझनेस आहे, बरोबर। हा बिझनेस कसा आहे, जुना बिझनेस आहे, तो ऑलरेडी रनिंग बिझनेस आहे आणि त्याचे बॅलन्सेस तुम्हाला दिलेले आहेत, क्योंकि हमें डायरेक्टली उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिए गए हैं। And what is given? Credit balances on 1st April 2020, creditors 12,000 and bank loan 10,000। ओके, तो इस तरह से आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं। अगर इस तरह से बैलेंसेस आपको दिए हैं तो समझ लेना है वो बिजनेस पुराना बिजनेस है। अदरवाइज अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या दिया जाता है, बिजनेस स्टार्टेड विथ, बिजनेस कमेंस विथ, मतलब नया बिजनेस आपको दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको पहले से ही बॅलन्सेस दिए हैं। जर तुम्हाला आधीपासून बॅलन्सेस दिले असतील मग त्याची जर्नल एंट्री कशी करायची बघा। व्हाट इज डेट गिवन, 1st April 2020 फर्स्ट, और ये जो बैलेंसेस दिए हैं वो लास्ट ईयर के बैलेंसेस है। कौन से ईयर के, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस। द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग बैलेंसेस फॉर दिस ईयर। गए साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो इस साल के लिए क्या बनेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस। Given our date winner 1st April 2020. Debit account is given cash, machinery and stock. So cash account debit, machinery account debit, and stock account debit। जेवढे अकाउंट तुम्हाला डेबिट सांगितलेले आहे तेवढे सर्व अकाउंट काय करायचे, डेबिट करायचे। एंड राइट रिस्पेक्टिव अमाउंट। अमाउंट इज गिवन फॉर कैश 20,000, अमाउंट ऑफ मशीनरी 7,000 एंड अमाउंट ऑफ स्टॉक इज गिवन 3,000। एंड क्रेडिट गिवन, creditors rupees 12,000 and bank loan rupees 10,000। So here to creditors account, to bank loan account, amount of creditors is 12,000 and amount of bank loan is 10,000। ओके, तो इस तरह से जो भी डेबिट बैलेंसेस दिए हैं उसको डेबिट में रिकॉर्ड करना है, जो क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं उसको क्रेडिट में रेकॉर्ड करना है। आणि अशा प्रकारे बॅलन्सेस दिले म्हणजे हा बिझनेस जुना बिझनेस आहे आणि हे जे बॅलन्सेस आहेत ते लास्ट इयरचे क्लोजिंग बॅलन्सेस आहेत। बॅलन्सेस ऍज ऑन 31 मार्च 2020, लास्ट इयरचे क्लोजिंग बॅलन्सेस आहेत ते ह्या इयर साठी, ह्या करंट इयर साठी काय असणार आहे, ओपनिंग बैलेंसेस। ओके, तो आपको ये जो बैलेंसेस दिए हैं वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस है और लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल के लिए क्या बनेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस। तो इस तरह से आपको इसका एंट्री करना है। अभी मैंने आपको कहा है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट नेहमी क्रेडिटला काय असले पाहिजे, इक्वल। सी द टोटल
20,000, 7,000, 3,000. So here total of debit is 30,000. यहाँ पे हम देख सकते हैं डेबिट का टोटल कितना आता है 30,000. लेकिन अगर हम क्रेडिट का टोटल करते हैं, द टोटल ऑफ क्रेडिट इज ओनली 22,000. पण जर आपण क्रेडिट ची टोटल केली तर फक्त किती येणार 22,000. 12,000 plus 10,000, 22,000. It means there is a difference of 8,000. There is difference of 8,000. ओके, तो अगर हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि डेबिट हमेशा क्रेडिट से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है. तो ऐसे समय में क्या करना है, अगर आपको बैलेंसेस दिए हैं और डेबिट और क्रेडिट इसका अमाउंट मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, जो बैलेंस बचा है वो समझ लेना है कैपिटल है. क्या है, कैपिटल अकाउंट. बघा काय करायचं, समजा तुम्हाला अशा प्रकारे बॅलन्सेस दिलेले आहेत आणि डेबिट आणि क्रेडिट या दोघांची टोटल वेगवेगळी येते. मग काय करायचं, जो डिफरन्स बाकी राहिलेला आहे क्रेडिट साइडला, त्या डिफरन्सला नेहमी काय समजायचं, कॅपिटल. कोणतं अकाउंट समझाइएगा, कैपिटल अकाउंट. आपको क्वेश्चन में कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कभी भी आपको क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा और डेबिट का कम ऐसा नहीं देंगे. अगर दिया तो डेबिट का बैलेंस ज्यादा देंगे और क्रेडिट का बैलेंस कम देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है. तो क्रेडिट में बैलेंस कम आ रहा है, उसको क्या समझ लेना है, कैपिटल समझ लेना है. आलं लक्षात, हे कॅपिटल कुठे दिलंय का, नाही दिलं. आलं लक्षात, कॅपिटल दिलेलं नाही, परंतु डेबिट आणि क्रेडिट इक्वल असलं पाहिजे आणि ते इक्वल नाहीये. म्हणजे इक्वल करण्यासाठी तिकडे कोणतं अकाउंट असणार आहे, कॅपिटल अकाउंट. मग त्याची अमाउंट कशी लिहायची, सी टोटल ऑफ डेबिट इज 30,000. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 माइनस 12,000 प्लस 10,000. मतलब डेबिट का जो टोटल है उसमें से क्रेडिट का टोटल क्या करोगे, माइनस, तो आपको कैपिटल का अमाउंट मिलेगा और वो आएगा 8,000. आलं लक्षात, ही झाली डेबिट ची टोटल, त्याच्यामधनं ही क्रेडिट ची टोटल काय केली, माइनस, म्हणजे डिफरन्स किती येणार 8,000. तो डिफरन्स या ठिकाणी रिकॉर्ड करायचा. अगर अभी हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता चलेगा डेबिट भी 30,000 हुआ है और क्रेडिट भी 30,000 हुआ है. मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. नरेशन, being balances brought forwarded from previous year. Being balances brought forwarded from previous year. Previous year मतलब इसके पहले वाला साल, इसके पहले वाला साल, उस साल के जो बैलेंसेस है इस साल में ट्रांसफर किए. ओके, सो इन दिस वे you have to pass journal entry if balances are given to you. Next, see what is given. Purchased good worth rupees 10,000 at the rate 18% GST. यहाँ पे मैंने डेट नहीं दिए है, बराबर है. यहाँ पे मैं कौन सा भी डेट लिख देता हूँ, 3rd April 2020. त्या ठिकाणी मी डेट दिलेली नाही म्हणून मी इथे डेट लिहितो 3rd April 2020.
20। ओके, इसको मैं ट्रांजैक्शन नंबर भी लिख के रखता हूं 1 ताकि पता चलेगा। What is given? Purchase goods worth rupees 10,000 at the rate 18% GST। तो यहाँ पे गुड्स क्या किया है? परचेस किया है। क्या परचेस किया है? गुड्स। अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारा एक अकाउंट आता है परचेसेस अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा कि हम लोगों ने कैसे परचेस किया है, कैश में परचेस किया है, चेक से पैसा दिया है या क्रेडिट पे परचेस किया है। तो यहाँ पे कहां पे भी लिखा नहीं है कि क्रेडिट पे परचेस किया, कहां पे भी लिखा नहीं है कि चेक से परचेस किया। मतलब ये जो गुड्स है वो हम लोगों ने कैश में परचेस किया। आलो सर, कुठे लिहिलंय का की चेकनी पैसे दिले? कुठे लिहिलंय का की क्रेडिट मध्ये परचेस केलंय किंवा कोणाकडनं परचेस केलंय? काहीही लिहिलेलं नाही। याचाच अर्थ हे जे गुड्स आहे ते कॅश मध्ये परचेस केले, म्हणून दुसरं अकाउंट आहे ना कैश अकाउंट। तो एक अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट क्योंकि आप लोगों ने गुड्स परचेस किया है, और दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट बिकॉज यू हैव परचेस्ड गुड्स बाय कैश। चलो, दो अकाउंट को लिख दिए। अभी यहां पे देखो क्या है, उसके ऊपर 18% क्या लगा है? जीएसटी। 18% क्या लगा है? जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। परचेस के ऊपर मतलब गुड्स परचेस करते समय अगर जीएसटी लगा, टैक्स लगा, तो कस्टमर को भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं परचेस करता हूं तो मैं हो गया कस्टमर, तो मुझे भी टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर है। तो जीएसटी इन द केस ऑफ परचेसेस इज योर एक्सपेंसेस। तो जब आप कुछ गुड्स परचेस करते हो और उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है। आलं लक्षात? म्हणजे समजा तुम्ही 500 रुपीची एखादं प्रोडक्ट परचेस केलं आणि त्या प्रोडक्टवर 50 रुपीज जीएसटी लागला, म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये तुम्हाला किती द्यावे लागणार? 550। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब जीएसटी परचेस अगर आप करते हो उस समय अगर जीएसटी लगता है तो वो जीएसटी एक्सपेंसेस है। क्या रहेगा? एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे दूसरे अकाउंट तैयार हो गए, उसको नाम दिया जाएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ओके, अभी दो अकाउंट तैयार करने हैं। जब भी आपको जीएसटी दिया जाएगा तब आपको कितने अकाउंट तैयार करने हैं? दो। अगर परचेसेस में जीएसटी दिया तो उसको लिखोगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। म्हणजे परचेसेस मध्ये जीएसटी दिल्यानंतर कोणते दोन अकाउंट तयार करणार? इनपुट सीजीएसटी and input SGST. CGST means central GST and SGST means state GST. C for central, here C for central and here S for state. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला अकाउंट तयार करावे लागते। तो यहाँ पे अकाउंट देखो कितने हुए? परचेसेस अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST account and cash account. Purchases account is nominal account. Input CGST account. GST is your expenses in the case of purchases. Purchases मध्ये GST तुमचा काय आहे? एक्सपेन्सेस आहे आणि म्हणून GST कोणता अकाउंट आहे? नॉमिनल अकाउंट. Nominal account and cash is
रियल अकाउंट, कैश इज रियल, कैश इज रियल अकाउंट। और अगर वो रियल अकाउंट है तो उसमें क्या देखना है, कम्स इन और गोज आउट। अगर आप गुड्स परचेस करोगे तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, कॅश क्या होगा, गोज आउट, बरोबर की ना। म्हणजे जेव्हा आपण गुड्स परचेस करणार आपल्याकडनं कॅश जाणार म्हणजे कॅश काय होणार, क्रेडिट, बिकॉज व्हाट इज रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आप क्या करोगे, क्रेडिट। अब ये तीनों भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या देखना है कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम है। परचेसेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। जीएसटी मतलब टैक्स, वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। इन द केस ऑफ परचेसेस, परचेसेस में अगर टैक्स लगता है तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। म्हणजे इथे बघा परचेसेस पण एक्सपेंसेस आहे, इनपुट जीएसटी एक्सपेंसेस, इनपुट एसजीएसटी आल्सो एक्सपेंस है, मतलब ये तीनों भी क्या है, एक्सपेंसेस। अगर वो एक्सपेंसेस है तो क्या करोगे, डेबिट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये तीनों भी क्या करने हैं आपको, डेबिट, तीनों भी क्या करने हैं, डेबिट। तो देखो क्या निकलेगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST account debit, input SGST account debit to cash account। Purchases account debit, input CGST account debit, इनपुट कैश टू कैश अकाउंट। अभी अमाउंट कौन कौन से लिखोगे, देखो परचेसेस का अमाउंट कितना है, 10,000। कितने का गुड्स परचेस किया, 10,000। तो परचेसेस के सामने लिख दो 10,000। अभी इनपुट सीजीएसटी क्या करना है, 10,000 के ऊपर आपको जीएसटी देना है, क्योंकि आप लोगों ने जो गुड्स परचेस किया उसका वैल्यू कितना है, 10,000। जीएसटी कितना बोला है, 18%। तो 10,000 के ऊपर आपको कितना लेना है, 18%। आलं लक्षात, एकूण जीएसटी किती घ्यायचा आहे, 18%। परंतु जीएसटी चे दोन पार्ट झाले, एक झाला सीजीएसटी आणि एक झाला एसजीएसटी, आणि म्हणून जे 18% दिलंय त्याचा 50% करायचे। तो 18% का 15% कितना हो जाएगा, 9%। तो आप ऐसा कर सकते हो 9 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे 10,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। देखो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 18%। तो सीजीएसटी जाएगा 9% और एसजीएसटी जाएगा 9%, मतलब दोनों 9%, 9%, टोटल कितना होता है, 18%। म्हणजे तुम्हाला जी काही जीएसटी ची पर्सेंटेज दिलं असतं त्याच्या 50-50% घ्यायचे, 50% सीजीएसटी ला घ्यायचं आणि 50% एसजीएसटी ला घ्यायचं। तो देखते हैं 10,000 का 9% हो जाएगा 900, 10,000 का 9% हो जाएगा 900। हमेशा एसजीएसटी और सीजीएसटी इनका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आलं लक्षात, म्हणजे सीजीएसटी आणि एसजीएसटी यांची व्हॅल्यू नेहमी काय येणार, सारखीच येणार। अभी इनका टोटल करेंगे, टोटल आएगा यहाँ पे 11,800, मतलब हमें टोटल कितना कैश देना पड़ा, 11,800। एक्चुअल में गुड्स का वैल्यू कितना था, 10,000, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, 1,800 टैक्स लगा, 900 प्लस 900
1800 टैक्स लगा और इसके कारण हमें टोटल कितना पैसा देना पड़ा 11800. आलं लक्षात. म्हणजे आपला खर्च काय झाला इन्क्रीज झाला. म्हणजे जीएसटी जो आहे जेव्हा परचेस वर जीएसटी लावला जातो तेव्हा तो आपल्यासाठी काय असतो एक्सपेंसेस. क्योंकि इतना पैसा हम दुकानदार को दे देंगे, इतना पैसा हम जिससे हम लोगों ने गुड्स परचेस किया है उसको दे देंगे. तो हमारे लिए ये क्या हुआ एक्सपेंसेस. नरेशन बीइंग गुड्स परचेज at the rate 18% GST. At the rate 18% GST. Now next, what is given? Purchase goods worth ₹20,000 at the rate 18% GST and amount paid by check. से इसी तरह का ट्रांजैक्शन है. यहां पे भी क्या परचेस किया था गुड्स, यहां पे भी क्या परचेस किया है गुड्स. यहां पे भी रेट 18% है, यहां पे भी 18%. फर्क इतना है यहां पे कुछ भी दिया नहीं था पहले ट्रांजैक्शन में, इसलिए हम लोगों ने समझ लिया कि वो जो भी पैसा है वो कैश में पेड किया है अकाउंट. लेकिन यहाँ पे बोला है कि पैसा कैसे पेड किया चेक. बरोबर की नाही. या ठिकाणी सांगितलेलं आहे पैसे कसे पेड केले चेकनी पेड केलेले आहे. मग चेकनी जर पेड केले असतील मग कॅश अकाउंट येईल का नाही येणार. मग त्याऐवजी कोणतं अकाउंट येईल बँक अकाउंट. कोणतं अकाउंट येईल बँक अकाउंट. तो यहाँ पे पैसा चेक से पेड किया है इसीलिए कैश के बदले कौन सा अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट. इतना ही डिफरेंस इसमें आएगा. बाकी परचेसेस अकाउंट एज इट इज, इनपुट सीजीएसटी एज इट इज, इनपुट एसजीएसटी एज इट इज. सिर्फ जहां पे कैश से पैसा पेड किया था अभी कैसे पेड किया है चेक से, इसीलिए कौन सा अकाउंट आएगा बैंक. ये तीनों अकाउंट डेबिट हुए तो बचा हुआ अकाउंट क्या होगा क्रेडिट. और बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है पर्सनल. बैंक अकाउंट कोणतं अकाउंट आहे पर्सनल. आता आपण चेक दिला की नाही पेड केलं की नाही म्हणजे बँक आपली बँक रिसिव्हर असेल का गिव्हर असेल काय असणार आहे गिव्हर. कारण की आपण चेक दिलेला आहे म्हणजे त्या व्यक्तीला आपली बँक पैसे देणार म्हणजे बैंक काय आहे गिवर. ओके. तो पेमेंट में अगर चेक आता है तो बैंक क्या होती है गिवर. और अगर इनकम में जब हमें पैसा मिलता है अगर वो चेक से मिलता है तो बैंक होती है रिसीवर. तो सो हियर बैंक इज अ गिवर एंड व्हाट इज गिवन क्रेडिट का गिवर. तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और बाकी तीनों अकाउंट डेबिट. ट्रांजैक्शन नंबर 2 मैं यहाँ पे डेट कौन सा भी लिख रहा हूं. एक्चुअल में ट्रांजैक्शन का डेट मैंने यहाँ पे नहीं दिया इसलिए मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर भी लिख रहा हूं. परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट. यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देंगे कैलकुलेशन के लिए. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज अमाउंट इज पेड बाय चेक. अमाउंट कशी पेड केलेली आहे चेकनी पेड केले आहे म्हणून कोणतं अकाउंट येईल बैंक अकाउंट येईल. नाउ कॅल्क्युलेशन. What is the amount of goods? Amount of goods is given 20,000. So 20,000 into total rate of GST is given 18%. You have to make 50% of 18%. 50% of 18% is 9%. So 9 upon 100. Similarly here 20,000 into 9 upon 100
So now record the amount. Purchases account amount is 20,000. 9% of 20,000, that will be 1,800. Again 9% of 20,000, that will be 1,800. So total amount will be 23,600. मतलब हमें टोटल कितना पैसा पेड करना पड़ेगा? 23,600 इतना पैसा हमें पेड करना पड़ेगा। यहाँ पे नरेशन आएगा, being goods purchased at the rate 18% GST, 18% GST। चाहे तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, at the rate 9% CGST and 9% SGST। अदरवाइज डायरेक्टली लिखोगे 18% GST, नो प्रॉब्लम। Now next, transaction number 3. What is given? Purchase goods from Mohan for rupees 10,000 at the rate 12% GST। अभी यहाँ पे गुड्स किससे परचेस किया है? मोहन से। देखो यहाँ पे पैसा पेड किया ऐसा तो बोला नहीं है, चेक पेमेंट के बारे में भी बोला नहीं, और आपको बोला है कि गुड्स कहां से परचेस किया? मोहन। अगर परचेसेस और सेल्स के ट्रांजैक्शन में अगर पार्टी का नाम दिया जाता है तो समझ लेना वो क्रेडिट ट्रांजॅक्शन है। म्हणजे परचेसेस आणि सेल्स यांच्या ट्रांजॅक्शन मध्ये समजा पार्टीचं नाव दिलं की आपण कोणाकडनं परचेस केलंय किंवा कोणाला सेल केलंय, याचं जर नाव दिलं तर समजायचं ते क्रेडिट ट्रांजॅक्शन आहे। म्हणजे या ठिकाणी कॅश अकाउंट येणार नाही किंवा बँक अकाउंट देखील येणार नाही। मग कोणाचं अकाउंट घ्यायचं? तो यहाँ पे क्या लिखा है? परचेसेस गुड्स फ्रॉम मोहन। हम लोगों ने किससे गुड्स परचेस किया है? मोहन से। उधारी पे गुड्स परचेस किया है, क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है, तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? मोहन अकाउंट। कोणतं अकाउंट दिले? मोहन अकाउंट। बघा या ठिकाणी काय दिले का? बघा पहिल्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये पार्टीचं नाव दिलंय का? नाही। किंवा चेकनी पेमेंट केले असं देखील सांगितलंय का? नाही। म्हणून आपण त्या ट्रान्झॅक्शनला काय समजलं? कॅश ट्रान्झॅक्शन। आणि त्या ठिकाणी आपण कोणतं अकाउंट घेतलं? कॅश अकाउंट घेतलं। कोणतं अकाउंट घेतलं? कॅश। नंतर सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको सेम दिया था, लेकिन यहाँ पे बोला कि अमाउंट कैसे पेड किया? चेक से पेड किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बैंक। थर्ड ट्रांजैक्शन में कहां पे भी चेक ऐसा लिखा है क्या? नहीं। और यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है जिस पर्सन से हम लोगों ने गुड्स परचेस किया। अगर पार्टी का नाम दिया है और पेमेंट के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजॅक्शन समज लेना है। आलं लक्षात? म्हणजे समजा ज्या व्यक्तीकडनं आपण गुड्स परचेस केले त्याचं नाव दिलेलं असेल आणि पेमेंटच्या बाबतीत काहीच माहिती दिली नसेल, मग ते ट्रांजॅक्शन क्रेडिट ट्रांजॅक्शन आहे असं समजायचं। तो यहाँ पे फिर से सिमिलर अकाउंट आएंगे, लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट के बदले अभी अकाउंट कौन सा आएगा? मोहन अकाउंट। आलं लक्षात? कारण की इथे आपण कोणाकडनं परचेस केलंय? मोहनकडनं, म्हणजे त्याला आपण पैसे देणार आहोत, नंतर देणार आहोत। या ठिकाणी मोहन हा आपला काय आहे? क्रेडिटर। यहाँ पे मोहन क्या है? हमारे लिए क्रेडिटर, क्योंकि हम उसको पैसा देने वाले हैं। मोहन अकाउंट यहाँ पे आए। मोहन अकाउंट क्या है? पर्सनल। ये तो सेम अकाउंट रहेंगे, परचेसेस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। मोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ये तीनों अकाउंट क्या होने वाले हैं? डेबिट, एज इट इज। उससे फर्क नहीं पड़ता कैश में पैसा दिया है, चेक से पैसा दिया है या क्रेडिट पे दिया है,
ये तीनों अकाउंट क्या होने वाले हैं, डेबिट, क्योंकि ये तीनों भी क्या है हमारे लिए एक्सपेन्सेस, आणि एक्सपेन्सेस काय करायचे असतात, डेबिटला रेकॉर्ड करायचे असतात। आता मोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट आहे बघा, पर्सनल काय सांगतं, डेबिट रिसिव्हर क्रेडिट गिव्हर, म्हणजे पर्सनल मध्ये काय बघायचं की तो रिसिव्हर आहे का गिव्हर आहे। मग सांगा बरं, आपण गुड्स कोणाकडनं परचेस केलंय, मोहन कडनं, म्हणजे मोहन हा गुड्स साठी रिसिव्हर आहे का गिव्हर, त्यांनी गुड्स दिलं की नाही आपल्याला, बराबर। तो यहाँ पे मोहन ने हमें गुड्स दिया है, इसका मतलब मोहन यहाँ पे क्या है, गिवर, और गिवर है तो क्या करोगे, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री इस तरह से आएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूं 3rd नंबर, डेट में कौन सा भी लिख रहा हूं, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट टू मोहन अकाउंट। इस तरह से हमें अकाउंट का एंट्री करना है। अभी हम देखते हैं अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट कितना है, गुड्स का 10,000, जो गुड्स का एक्चुअल अमाउंट है वो किसमें रिकॉर्ड करोगे, परचेसेस में, म्हणजे परचेसेस मध्ये ना 10,000, एंड रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 12%, जीएसटी चा रेट किती दिलेला आहे, 12%, म्हणजे 6% आणि 6%, तो हम 10,000 का 6% निकालेंगे, इंटू 6/100, 10,000 का 6%, 600, टोटल इज 11,200। तो हमें मोहन को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, 11,200 देना पड़ेगा। being goods purchased at the rate 12% GST, being goods purchased at the rate 12% GST। तो देखो यहाँ पे तीनों तरह के परचेस के ट्रांजैक्शन मैंने लिए हैं। पहले ट्रांजैक्शन में कैश में गुड्स परचेस किया, सेकंड ट्रांजैक्शन में चेक से गुड परचेस किया, थर्ड ट्रांजैक्शन में क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिया है, और इसीलिए यहाँ पे पार्टी का नाम आया जिस पार्टी से आप लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है। अभी नेक्स्ट transaction number 4, transaction number 4, see what is given, sold goods worth rupees 10,000 at the rate 18% GST। अभी यहाँ पे परचेस के बदले क्या दिया है, सोल्ड गुड्स, आप लोगों ने गुड्स बेचा, आप लोगों ने गुड्स बेचा। आप लोग अगर गुड्स बेचोगे जीएसटी पे तो आप कस्टमर से टैक्स लेने वाले हो, बराबर है। दुकानदार अपने जेब से टैक्स भरता है क्या, नहीं। दुकानदार वो टैक्स हमेशा किससे लेता है, कस्टमर से लेता है। तो यहाँ पे आपको टैक्स मिलने वाला है, किससे मिलने वाला है, कस्टमर से। तो यहाँ पे जो टैक्स है वो आपके लिए क्या रहेगा, इनकम। लेकिन समझ लेना, ये सिर्फ पैसा आ रहा है, एक्चुअल में ये इनकम नहीं है, क्योंकि ये जो टैक्स है बाद में किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री में हमें वो क्या पता चलेगा, इनकम। इस तरह से देखो,
पहले मैं अकाउंट लिखता हूं। आप लोगों ने क्या बेचा है? गुड्स बेचा है, तो यहां पे एक अकाउंट तैयार होगा, सेल्स अकाउंट। मैं अकाउंटिंग एंट्री यहां पे लिखता हूं, एक अकाउंट तैयार होगा, सेल्स अकाउंट। ओके, और बाद में आपको देखना है कि गुड्स कैसे बेचा है, कैश पे, चेक से या क्रेडिट पे। यहाँ पे कुछ चेक ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, मतलब चेक से तो पेमेंट पैसा नहीं मिला। यहाँ पे किसी पार्टी का नाम दिया है क्या? नहीं। लक्षात, म्हणजे चेक असं कुठे लिहिलेलं का नाही, म्हणजे चेक मध्ये पैसे नाही मिळाले। कोणाला विकलं त्या पार्टीचं नाव दिलंय का? ते पण दिलं नाही, म्हणजे क्रेडिट पण ट्रान्झॅक्शन नाही, म्हणजे पैसे कसे मिळालेले आहेत? कॅश मध्ये। मग एक अकाउंट येणार सेल्स अकाउंट आणि दुसरं अकाउंट येणार कॅश अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट। ओके, और यहाँ पे जीएसटी दिया है, तो फिर से आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। आहे ना लक्षात? या ठिकाणी काय दिले तुम्हाला? जीएसटी, मग पुन्हा या ठिकाणी परत एसजीएसटी आणि सीजीएसटी येणार। तो यहाँ पे देखो अकाउंट कौन से तैयार होंगे? आउटपुट, देखो परचेस में हमारा जो अकाउंट तैयार हुआ था जीएसटी का, उसको नाम था इनपुट। लेकिन सेल्स में जो जीएसटी का अकाउंट आप तैयार करोगे उसको नाम क्या दोगे? आउटपुट। आलं लक्षात? म्हणजे परचेस मध्ये जे जीएसटीचं अकाउंट तयार करणार त्याला आपण इनपुट म्हणणार, आणि सेल्स मध्ये जे जीएसटीचं अकाउंट तयार करणार त्याला काय नाव देणार? आउटपुट। ये तीनों भी नॉमिनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है? नॉमिनल। तीनों भी नॉमिनल अकाउंट है। और अगर आप सेल करते हो गुड्स तो आपको इनकम मिलता है, और यहाँ पे आपको जो टैक्स है वो कस्टमर से मिलने वाला है, इसलिए ये सभी के सभी आपके लिए क्या माने जाएंगे? इनकम। क्या माने जाएंगे? इनकम। हालांकि जो भी टैक्स आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे वो बाद में किसको जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा गवर्नमेंट को। लेकिन फिलहाल आपको कस्टमर से टैक्स मिल रहा है, इसीलिए उसको हम क्या समझ लेंगे? इनकम। आहे लक्षात? मग इनकम जर असेल तर काय करायचं आहे? क्रेडिट। और इनकम है इसीलिए उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और कैश, अगर हम लोगों ने गुड्स बेचा है तो हमें पैसा मिलेगा, तो कैश इज रियल डेबिट व्हाट कम्स इन। बरोबर की नाही? आपण गुड्स विकलेला आहे म्हणजे आपल्याला पैसे मिळणार, पैसे येणार, आणि रिअलचा रूल काय सांगतो? डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड। कैश अकाउंट काय करणार? डेबिट। मग एंट्री काय होणार? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 4, यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ 54/2020। कैश अकाउंट डेबिट 2, सेल्स अकाउंट 2, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 2, आउटपुट ओके। हाँ, अभी कैलकुलेशन देखते हैं। कितने का गुड्स बेचा है? 10,000। ओके, तो यहाँ पे 10,000 का गुड्स बेचा है, उसका अमाउंट आएगा सेल्स के सामने। जैसे यहाँ पे परचेसेस का जो भी अमाउंट था
जैसे कि यहाँ पे 10,000 का गुड्स परचेज किया था तो परचेज के सामने 10,000 लिखा। यहाँ पे गुड्स कितने का बेचा है 10,000 का, तो यहाँ पे हम 10,000 किसके सामने लिखेंगे सेल्स के सामने। अभी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 10,000 इनटू टोटल आपको जीएसटी बोला है 18%, उसके दो हिस्से करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 100 10,000 तो यहाँ पे आएगा आपका 900 तो टोटल आएगा ये हुआ क्रेडिट का, क्रेडिट टोटल इज इक्वल टू डेबिट, तो टोटल अमाउंट आएगा 11,800। इसका मतलब हमें टोटल कस्टमर से कितना पैसा मिलेगा 11,800। अरे लक्षात म्हणजे आपल्याला एकूण कस्टमर कडनं किती पैसे मिळणार 11,800। नरेशन being goods sold at the rate 18% GST 18% GST। ओके, तो इस तरह से हमें सेल्स का एंट्री करना है। नाउ नेक्स्ट Here's one. Sold goods worth rupees 20,000 at the rate 18% GST and received amount by check. आता बघा या ठिकाणी काय सांगितलंय की आपण गुड्स काय केलेलं आहे सोल्ड केलेलं आहे कितीचा 20,000 at the rate 18% GST and received amount by check। तो यहाँ पे बोला है कि गुड्स बेचा है जीएसटी पे बेचा है और उसका जो पैसा है वो कैसे मिला है चेक से। पहले हमें कैश से मिला था तो हम लोगों ने कौन सा अकाउंट तैयार किया कैश, अभी कैसे मिला है चेक। अगर हमें चेक से पैसा मिला है तो कौन सा अकाउंट तैयार होगा बैंक। आलं लक्षात, कारण की आपल्याला पैसे चेक ने मिळालेले आहेत म्हणजे कोणतं अकाउंट तयार होणार बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में विच टाइप ऑफ अकाउंट पर्सनल। ये तीनों अकाउंट एज इट इज रहेंगे क्योंकि जीएसटी दिया है। सेल्स अकाउंट आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट एज इट इज रहेंगे और सभी नॉमिनल अकाउंट है सभी इनकम है। तो क्रेडिट साइड में आएगा बचा बैंक अकाउंट। अगर तीनों अकाउंट क्रेडिट में गए तो बैंक अकाउंट कहां पे आएगा डेबिट में। सेम इसी तरह का सिर्फ यहाँ पे कैश के बदले कौन सा अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट, कारण की आपल्याला पैसे कसे मिळालेले आहे चेकनी मिळालेले आहे। आता बैंक अकाउंट बघा पर्सनल अकाउंट व्हाट इज गिवन डेबिटर रिसीवर क्रेडिटर गिवर। हमें पैसा मिलेगा, हमें चेक से पैसा मिलेगा मतलब हमारी बैंक पैसा रिसीव करेगी, हमारी बैंक पैसा क्या करेगी रिसीव। तो यहाँ पे डेबिटर रिसीवर and therefore bank account to be debited। So entry will be bank account debit to sales account to output CGST account to output amount is given 20,000। so whatever amount given for goods is to be recorded for sales। goods साठी जी अमाउंट दिलेली आहे ती कशासाठी रेकॉर्ड करायची सेल्स। 20,000 का 18% लेकिन 99% करना है 9 डिवाइडेड बाय 100 20,000 into 9 divided by 100 that will be 900 here will be 900 total 21,000
800 total is 21,800 नहीं कुछ मिस्टेक हुआ not 900 that is 1800 23,600 ओके 20,000 का 9% कितना होगा 1800 20,000 का 9% 1800 तो टोटल विल बी 23,600 मतलब हम लोगों ने जो गुड्स बेचा है 20,000 का उसके लिए कितने का चेक मिलेगा 23,600 एवढा चेक आपल्याला मिळणार नाउ नेक्स्ट sold goods worth rupees 10,000 to Rohan at the rate 12% GST आता गुड्स कोणाला विकलेला आहे रोहन बघा या ठिकाणी कुठे चेक असं सांगितलेलं आहे का नाही म्हणजे पैसे बँक चेक मधून मिळालेले नाही मग आता कॅश मधून पैसे मिळाले का बरोबर आता इथे पार्टीचं नाव दिलंय परंतु पैसे कॅश मध्ये मिळाले असं कुठे सांगितलं का नाही देखो ये दोनों ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है इसमें भी बोला नहीं है देखो पहले ट्रांजैक्शन में बोला है क्या कि पैसा मिला है करके नहीं लेकिन फिर भी हम लोगों ने समझ लिया कि पैसा कैश में मिला है क्यों क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम दिया ही नहीं अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो समझ लेना कि पैसा कैश में मिला है और अगर पार्टी का नाम दिया है हम लोगों ने किसको गुड्स बेचा रोहन पार्टी का नाम दिया है तो समझ लेना वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और कहाँ पे भी पैसा रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड ऐसा लिखा नहीं है तो 100% समझ लेना है कि वो ट्रांजैक्शन कौन सा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसमें ना कैश अकाउंट आएगा ना बैंक अकाउंट आएगा तो किसका अकाउंट तैयार करोगे रोहन का यहाँ पे हमें रोहन से पैसा लेना है यहाँ पे रोहन हमारा डेटर है कौन है डेटर म्हणजे या ठिकाणी आपण बँक अकाउंटच्या ऐवजी कोणतं अकाउंट तयार करणार रोहन्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और हम लोगों ने गुड्स बेचा किसको बेचा रोहन को तो रोहन यहाँ पे क्या है रिसीवर ऑफ गुड और अगर वो रिसीवर है तो क्या करना है डेबिट द रिसीवर सो एंट्री विल बी डेट में कुछ भी लिख रहा हूं रोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू और इसका अमाउंट कितना है 10,000 तो 10,000 लिखोगे आप सेल्स के सामने 10,000 और 10,000 के ऊपर बोला है 12 का आधा करोगे तो 6 तो फिर से यहाँ पे 10,000 इंटू 6 अपॉन 100 वो आएगा आपका 600 ओके सो 10,000 प्लस 600 प्लस 600 11,200 तो टोटल हमें रोहन से कितना पैसा लेना है 11,200 being goods sold at the rate 12% GST ओके अभी सभी अमाउंट का आपको क्या करना है टोटल करके यहाँ पे आपको रेकॉर्ड करनी है लक्षात टोटल तुम्ही करा दोन्ही बाजूची टोटल काय आली पाहिजे सारखी आली पाहिजे